नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइव मैथ में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसमें हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चर से अर्थ यहाँ पे ये होता है कि जो चर होंगे समीकरण में वो दो होंगे। रैखिक से यहाँ पे ये अर्थ होता है कि जो चर होंगे उसकी उनकी अधिकतम घात 1 होगी। जैसे कि यहाँ पे एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, ये इसमें दो चर हैं x और y, इनकी जो अधिकतम घात है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई घात नहीं तो एक घात है, इसकी भी एक घात है, इसलिए इस समीकरण का नाम होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। a b c यानी कि जो a b c है यहाँ पे ये वास्तविक संख्याएं होंगी और x y दो यहाँ पर चर होंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे समीकरण युग्म को सॉल्व करना, जिसमें हम 4 विधियां पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं जो समीकरण युग्म होते हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो पहला समीकरण युग्म होगा a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार का दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसे बोलेंगे समीकरण 2। तो ये समीकरण युग्म बनाएंगे, क्योंकि दो समीकरण है, एक ये दूसरा ये, तो इन दोनों को मिला के बनेगा समीकरण युग्म। ठीक है, तो दो समीकरणों की आवश्यकता होगी हमको, जिससे हम एक्स वाई के मान निकाल सकें। तो एक्स वाई के जो मान निकाले जाएंगे यहाँ पे 4 विधियों से निकाले जाएंगे, अर्थात जो ये दोनों समीकरण हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम 4 तरीके पढ़ेंगे, यानी 4 मेथड पढ़ेंगे। पहला जो तरीका होगा वो होगा ग्राफी विधि, दूसरे तरीके को बोलेंगे हम विलोपन विधि, तीसरे को बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि और चौथे को बोलेंगे वज्रगुणन विधि। जिसमें से एक तरीके से आपको ये समीकरण सॉल्व करवाएगा पेपर में, और वो क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानकारियाँ उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रच्छेदी रेखाएं, यानी कि जो समीकरण होंगे कुछ कुछ रेखाओं के होंगे। रेखाओं के इसलिए होंगे क्योंकि इन पे जो पावर है अधिकतम वो 1 है, तो ये जो समीकरण होंगे वो रेखाओं के समीकरण होंगे। ठीक है, ये पहला समीकरण किसी एक रेखा का होगा, ये समीकरण किसी दूसरी रेखा का होगा। तो जो रेखाएं होंगी वो आपकी 3 प्रकार से लिखी जा सकती हैं। देखिए, एक तो ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से हो सकती हैं, एक जगह पे काटेंगी, इस प्रकार के स्थिति को हम बोलेंगे प्रच्छेदी रेखाएं। प्रच्छेदी रेखाएं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक रेखा दूसरी रेखा इसी के ऊपर हो सकती है, इस प्रकार की स्थिति को बोलेंगे हम संपाती रेखाएं। अगर दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, मान लो कोई एक रेखा है उसके ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बोलेंगे हम संपाती रेखाएं। और तीसरी स्थिति ये होगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि ये एक रेखा और दूसरी रेखा इस प्रकार से हो, ठीक है, दोनों के बीच में बराबर दूरी हो, इस प्रकार की स्थिति बोलेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। तो 3 स्थितियां बनेंगी इन दोनों समीकरण द्वारा, क्योंकि दोनों समीकरण किन्हीं दो रेखाओं के होंगे। तो जो दो रेखाएं होंगी वो या तो प्रच्छेदी होंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो हम कैसे पहचानेंगे इन समीकरणों को देख के कि ये जो समीकरण हैं कि किस प्रकार की रेखाओं के हैं, प्रच्छेदी रेखाओं के हैं, संपाती रेखाओं के हैं या समांतर रेखाओं के हैं। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वो इससे में कोई मतलब नहीं, अगर पहले आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि a1/a2 इसके अपोन में ये रखेंगे बराबर इसके अपोन में ये रखेंगे, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे इसको काट देंगे, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों जो समीकरण हैं वो एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। अगर दूसरी स्थिति में जो संपाती स्थिति होगी उसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों, इन दोनों का अनुपात b1/b2 इसका अनुपात, ठीक है, c1/c2 इन दोनों का अनुपात, अगर ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे पर संपाती हैं। तीसरी स्थिति, अगर ये पहले आपस में बराबर आ जाए, यानी कि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए, पहले आपस में बराबर हो, यानी कि ये पहले अनुपात इन दोनों के, ठीक है, ये अनुपात अगर बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो प्रच्छेदी हैं। तीनों बराबर हैं, यानी कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो हम बोलेंगे संपाती हैं। और पहले आपस में बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर हैं। इस स्थिति में
अगर दोनों समीकरण एक दूसरे के संपाती होंगे तो एक मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह काट रहे हैं। ठीक है, दोनों एक जगह काट रहे हैं इसलिए यहाँ पे एक मान निकलेगा। दूसरी स्थिति जो संपाती स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, इसमें हम देख सकते हैं ये एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है। इसका अर्थ ये हो गया कि एक रेखा को दूसरी रेखा हर पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, तो हर पॉइंट यानी कि प्रत्येक पॉइंट पर टच कर रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे मान होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनेकों बिंदुओं पर ये टच कर रही है। जैसे दूसरी रेखा होगी, एक रेखा होगी, इसके ऊपर होगी दूसरी रेखा, तो ये जो दूसरी रेखा है पहली रेखा को बहुत सारे पॉइंटों पर टच करेगी। इसका मतलब इसके बहुत सारे मान होंगे, यानी कि अनेकों मान होंगे इस स्थिति में। तीसरी वाली स्थिति जो कि समांतर वाली है, जो कि दोनों रेखाएं जैसे कि समांतर हैं एक दूसरे के, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को ना तो कहीं टच करेंगी, ठीक है, इस प्रकार से, ना तो कहीं ये काटेंगी जहाँ पे कि एक मान मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी भी, कितना भी आगे आप ले जाएं, क्योंकि समांतर रेखाएं तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इस स्थिति में कि दोनों से आपको कोई भी मान नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि मान आपको तब मिलता है जब रेखाएं एक दूसरे को या तो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करें या काटें, ठीक है, या फिर ज़्यादा बिंदु पर काटें, यानी जब तक कोई रेखा दूसरी रेखा को अगर नहीं टच करेगी या काटेगी तब तक आपको कोई मान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अर्थात आपको इस स्थिति में कोई भी मान नहीं मिलेगा, जो कि ये वाली कंडीशन है। समीकरण को देख के आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अपोन में जो एक्स का गुणांक है, ये दूसरे वाले में एक्स का गुणांक होगा, इन दोनों को अपोन में रखेंगे, इन दोनों का ऐसे अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसके अपोन में ये रखेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि दोनों समीकरण समांतर रेखाओं के समीकरण है और आपको कोई भी मान नहीं मिलेगा। अब इससे आगे कुछ एग्जाम्पल से जिसको जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2x प्लस के 4y प्लस 7 बराबर 0, ये कोई एक समीकरण है। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 6x 12y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये a1 होगा जो x से गुणा में, इसे a1 बोलेंगे, y के जो गुणा में होगा ऐसे बोलेंगे b1, इसे बोलेंगे हम c1। उसी प्रकार से ये a2 ये b2 हो जाएगा, इसे बोलेंगे c2। तो इसके पौन भी रखना है, यानी कि a1 के पौन में a2, यानी कि 2/6 बराबर 4/12 बराबर 7/8। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ध्यान रखना ऐसे नहीं, आपको नहीं काटना है, इस प्रकार से आपको काटना है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं काटेंगे तो गलत हो जाएगा ये। ऐसे इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये नहीं कट रहा है तो इसको रहने देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1/3, यहाँ से बचेगा 1/3, और ये दोनों ऐसे ही वैसे ही लिख देंगे इनको। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि इसको काट देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों ये तो बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है। इस समय यहाँ पे समझ जाएंगे कि दोनों जो ये समीकरण है ये आपके समांतर रेखाओं के समीकरण है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे। जो दोनों रेखाएं होंगी इन समीकरणों की, वो इस प्रकार की रेखाएं होंगी, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर है। मतलब इनको आप अगर सॉल्व करेंगे, किसी भी विधि से आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको x और y का कोई भी मान नहीं मिलेगा, ना तो कोई x का मान मिलेगा, ना ही आपको कोई y का मान मिलेगा। दूसरी स्थिति आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये समांतर का आपको संपाती का दे देते हैं, 3x प्लस के 4y प्लस 6 बराबर 0, 20x 15x 20y 30 बराबर 0। इनको आप लिख सकते हैं 3/15, 4/20, 6/30। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 6 एकम 6, 6 5 30। आप देख सकते हैं सबके मान आपस में बराबर आ गए। इसका अर्थ ये हो गया कि ये दोनों जो समीकरण होंगे ये वाले, ये आपके संपाती होंगे। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करने पर आप अनेकों मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे अनेक मान आएंगे यहाँ पर, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस वाली स्थिति में। और जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है परिच्छेदी रेखा वाली, उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये दोनों बराबर नहीं होंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 2x प्लस के 5y प्लस 8 बराबर 0, 3x प्लस के 9y बराबर 10 प्लस 10 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो 2/3 b1/b2 यानी कि 5/9 बराबर c1/c2 यानी कि 8/10।
तो आप देख सकते हैं कट नहीं रहे हैं, ठीक है, कटते तो काट देते, ये कट रहा है, ऐसे काट देंगे। 4 दूनी 4 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 चौक के 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ से बचेगा 2/3, 5/9 जैसा है वैसा ही, ये 4/5। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, पहले आपके दोनों शुरुआत वाले देखने, बाद में देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे काट देंगे। अब देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं, तो काट दिया आपने। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो समीकरण हैं वो आपके प्रच्छेदी रेखाओं के समीकरण, यानी कि यहाँ पे जो स्थिति बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये दोनों जो समीकरण है वो प्रच्छेदी रेखाओं के हैं, अर्थात इनको सॉल्व करने पे आपको जो मान मिलेगा वो आपको एक मान मिलेगा, यानी एक मान तो x का मिलेगा कुछ ना कुछ, और एक मान आपको मिलेगा y का, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पे काट रहे हैं इसलिए आपको एक ही मान मिलेगा, एक मान x का और एक मान मिलेगा y का। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इससे आगे पढ़ते हैं प्रश्नावली। सवाल नंबर फर्स्ट, जिसमें आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, और अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवालों में जिसमें आपसे उम्र से संबंधित कुछ पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो आयु है, जो उम्र है, वो आप वर्तमान में मानेंगे। जैसे कि आप आफ्ताब की यहाँ पे उम्र मान लेंगे x वर्ष वर्तमान में जो मानेंगे, और उसकी पुत्री की आयु मान लेंगे y वर्ष जो कि वर्तमान उम्र मानेंगे आप। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो उम्र मानेंगे आपको वर्तमान मानने, यही बात आपको ध्यान रखनी है। बस उम्र के जितने भी सवाल होंगे आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि जो आप उम्र माने यानी जो आप आयु माने वो वर्तमान आयु माने। तो पहले हम मान लेंगे आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, x वर्ष, तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु आप मान लेंगे y वर्ष। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि जो आप आयु मानेंगे वो आपको वर्तमान की माननी है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें लिखनी है। तो केस फर्स्ट, यहाँ पर 2 समीकरण बनेंगे, तो पहले समीकरण के लिए केस फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे समीकरण के लिए मान लेंगे केस सेकंड। तो केस फर्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि आप जो भी लिख रहे हैं वो आप प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं, ना कि अपनी मर्जी से। तो जैसा कि सवाल में आपसे पूछा गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना रह जाऊंगा। तो देखिए दोनों की आयु लिख लेंगे बराबर का चिन्ह लगा के, ये आफ्ताब की उम्र है, ये इसकी पुत्री की उम्र है, दोनों आयु बराबर तो है नहीं है, ये आफ्ताब की आयु है मतलब ये ज़्यादा होगी, और ये पुत्री की आयु है मतलब ये छोटी होगी। लेकिन ये कह रहा है आज से 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए आज की डेट में जो आफ्ताब की उम्र है वो x वर्ष है, और आज के समय में यानी कि आज की डेट में जो उसकी पुत्री की उम्र है वो y वर्ष है। तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, तो 7 साल पहले ये भी 7 साल छोटा रहा होगा, आज से 7 साल कम कर देंगे। और जो आज की डेट में जो इसकी पुत्री की उम्र है y वर्ष, तो इसमें भी 7 हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इसकी 7 साल पहले की आयु आ जाएगी। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, मान लो आज की डेट में हमारी उम्र 15 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितने की रही होगी, तो 7 माइनस कर देंगे यानी कि 8 वर्ष रही होगी। जैसे मान लो किसी की उम्र आज 20 वर्ष है, आज से 3 साल पहले कितनी रही होगी, तो 3 साल पहले वो 17 साल का रहा होगा, 17 का। 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 23 का हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे हम बाद की उम्र निकालेंगे, जितने बाद की निकालेंगे उतना जोड़ देंगे, जितने पहले की निकालेंगे उतना हम घटा देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। तो आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो देखिए ये इसकी उम्र है आफ्ताब की, ये उसकी पुत्री की, तो 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो 7 साल पहले की आयु कितनी होगी, आफ्ताब की उम्र होगी 7 साल पहले x - 7, उसकी पुत्री की उम्र आज y है, 7 साल पहले कितनी रही होगी, y - के साथ। तो ये 7 वर्ष पहले की, ठीक है, 7 साल के लिए 7 वर्ष के लिए की बात है, 7 वर्ष पहले की आयु है दोनों की। तो ये कह रहा है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे यानी कि अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का होऊंगा। तो ये जो आयु है आफ्ताब की, ये इसकी पुत्री की आयु से कितनी है, 7 गुनी है, ये आयु 7 गुनी है इससे, तो 7 ही गुणा करेंगे किसमें, इसमें करेंगे। इसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी की उम्र 21 है और दूसरे की उम्र है 3,
तो हम कहेंगे कि ये जो उम्र है, ये जो आयु है 21 वर्ष, ठीक है, ये इससे 7 गुना है, ठीक है। 3 का 7 गुना क्या होता है? 21 होता है। तो ये जो 21 है ये 7 गुना है, ठीक है, 7 गुना है इससे। तो 7 ही गुना किधर करनी होगी? दोनों बराबर करने के लिए इधर कम वाले की तरफ। ये 7 गुना ज़्यादा है 3 से, तो 7 ही गुना करेंगे हम इधर। ऐसे ही मान लो 70 है और 1 की आयु है 10, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आयु है, ये जो आयु है इससे 7 गुना ज़्यादा है। ये जो आयु है इस वाली से 7 गुना ज़्यादा, तो 7 की गुणा इधर करेंगे तब ये दोनों आयु बराबर हो जाएंगे। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आफ्ताब की ये जो आयु है ये 7 गुना ज़्यादा है इससे, पुत्री की आयु से। हम क्या करेंगे? पुत्री की आयु में 7 की गुणा कर देंगे। अब क्या करना है? ये जैसा है वैसा ही 7 के अंदर गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 7y माइनस 7 7 49। 7y को इधर ले जाएंगे और -7 को इधर ले जाएंगे संख्याओं को, यानी कि xy को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ। x जैसा वैसे ही 7 इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, और ये -7 इधर से इधर जाएगा। 49 जहाँ पहले है वहीं है, -7 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस के 7y माइनस के 49 प्लस के 7, ये बचेगा माइनस के 42, क्योंकि माइनस के 49 में 7 घटा देंगे ज़्यादा में से कम, तो माइनस के 42 आ गया। इस प्रकार से आपको एक समीकरण मिल गया। दूसरा समीकरण निकालेंगे इसी तरह से, केस सेकंड। यहाँ पे भी ये लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि जो भी कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, ना कि अपनी मर्जी से। तो इसमें सेकंड बात बोली गई है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो पहले इन दोनों की आयु रख लेंगे, जो भी आयु है आज की डेट में। तो आज की डेट में आफ्ताब की आयु है x और उसकी पुत्री की आयु है y। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 3। इसकी पुत्री की उम्र हो जाएगी 3 वर्ष बाद y + 3, ठीक है। आज 3 वर्ष बाद ये उम्र होगी आफ्ताब की, पुत्री की इतनी हो जाएगी y + 3। तो ये कह रहा है 3 वर्ष बाद ये जो आयु है आफ्ताब की, ये 3 गुना होगी इस आयु से। ये आयु 3 गुना है इससे, तो हम 3 गुना कर देंगे इधर। तो ये जैसी है वैसे ही लिख देंगे, 3 ही अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3y + के 9 x, संख्या को इधर ले जाएंगे 3y आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y, 3 इधर से इधर चला जाएगा, 9 पहले से यहाँ पर, 3 इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 3 x माइनस के 3y जैसा है वैसा ही। 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 6। समीकरण हो गया 2। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरण निकाल लिए, जो कि एक बीजगणितीय रूप है। इस रूप को बोलेंगे बीजगणितीय रूप। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप बीजगणितीय रूप बताइए और आप बताइए ग्राफीय रूप। तो देखिए ये जो मैंने बताया ये आपको बताया है बीजगणितीय रूप। अब इसका ग्राफीय रूप निकाल लेते हैं, यानी कि इन दोनों समीकरण से, यानी कि हमको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ कॉपी पे। तो अब ग्राफ भी बता देता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारा ग्राफीय रूप है, सॉरी ये बीजगणितीय रूप हो गया ये। अब हम बनाएंगे ग्राफीय रूप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 के द्वारा में एक टेबल बनाएंगे, उसी प्रकार से समीकरण 2 के द्वारा एक टेबल बनाएंगे और तब हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेंगे, x माइनस के 7y बराबर -42। इससे एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए एक टेबल बना लेता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 3-4 मान निकाल लें। ज़्यादा आप चाहें उतने भी निकाल सकते हैं, 5-10 उतने भी निकाल लो, लेकिन कम से कम आपको 3-4 मान निकाल लें, जिससे कि आपको चित्र जो बनाने में, जो आप ग्राफ बनाएं उसको बनाने में आपको आसानी हो। इस प्रकार से करेंगे, नीचे ऊपर लिख देंगे x, नीचे लिख देंगे यहाँ पे y। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अपने मन से रखनी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपको उस हिसाब से रखनी है जिससे कि जो y की वैल्यू आए वो एक सीधी वैल्यू आ जाए, यानी कि पॉइंटों में संख्या ना आए, और जो वैल्यू आए लगभग बराबर में आए, ठीक है, लगभग बराबर वैल्यू हो x y की, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो x के स्थान में मान लेता हूँ मैं 0, ठीक है, यहाँ पे 0 रख देता हूँ, x के स्थान पर रखूँगा मैं यहाँ पे x बराबर लिखते हैं, x बराबर 0 लिखने पर, x बराबर 0 लिखने पर x के स्थान पर 0 रख देंगे। ये माइनस के साथ जैसा है वैसा ही सब कुछ जो है वही उतार लेंगे। तो 0 आप लिखा है मतलब को, ठीक है, ये माइनस के साथ ही रह जाएगा, -42 -7 यहाँ से गुणा में चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा -42 बटे -7, माइनस से माइनस जाएगा कट, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार, 7 6 42। इस प्रकार से y बराबर हो जाएगा 6। तो y बराबर आ गया 6।
जब आपने x बराबर 0 रखा है तब y का मान आ गया 6। तो आपको एक मान मिल गया, एक x का एक y का। इसी प्रकार से x का एक दूसरा मान रखेंगे, y का दूसरा मान मिल जाएगा। तो x का मान आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन आपको रखना उसी प्रकार से जिससे कि जो y का मान आए वो एक सीधी संख्या में आए, ना कि पॉइंटों की या बटे की संख्या में आए। तो x ये पे आप रखेंगे यहाँ पर रख देंगे माइनस के साथ, x बराबर -7 रखने पर यहाँ पर -7 रखेंगे जहाँ पर x है, माइनस के 7y जैसा वैसा ही बराबर माइनस के 42, माइनस के साथ इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के साथ, माइनस के 42 प्लस के साथ, यानी कि 42 के साथ जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर माइनस के 35, -7 जाएगा बटे में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 35 काट देंगे 5 बार, तो y का मान आ गया 5। इस प्रकार से y का मान आपको 5 मिल गया। जब आप x बराबर रखेंगे -7 तब आपको y का मान मिलेगा 5। इसी प्रकार से अन्य दो कॉलमों को भी भर लेंगे हम। अब हम x का मान रखते हैं, x बराबर रख देते हैं यहाँ पर 49, 5, x बराबर -5, x बराबर -5, माइनस नहीं माइनस के साथ, -7 तो रख दिया, +7, x बराबर 7 रखने पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पर रख देंगे 7, -7y जैसा वैसा ही बराबर माइनस के 42, 7 इधर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 42 -7 ये हो जाएंगे माइनस के 49, 7 यहाँ में से जाएगा भाग में, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 7 से 49 को काट देंगे 7 बार, तो y का मान आ गया 7। यानी कि जब आप x का मान 7 रखेंगे तो y का मान भी 7 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार x बराबर कुछ और फिर से रखते हैं ऐसे, x बराबर यहाँ पर रख देते हैं हम 8 रख देते हैं, नहीं 8 नहीं रखते, 14 रख देते हैं, x बराबर 14 इसमें रखेंगे, ये जैसा है वैसा ही बराबर -42, 14 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 14, माइनस के 42, माइनस के 14 ये हो जाएंगे माइनस के 56, -7 जाएगा गुणा में से भाग में इसके, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 56 भाग लगाएंगे 8 बार, तो इस प्रकार से y का मान आ गया 8। यानी जब हम x बराबर रखेंगे 14 तो y बराबर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 की टेबल बनानी है, जैसे ये टेबल बनाई है मैंने समीकरण 1 से, तो ऐसे ही आपको समीकरण 2 से टेबल बनानी है। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 2 से भी टेबल बना लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है आपका x माइनस के 3 बराबर 6, ये समीकरण 2 है। इसे एक ऐसे ही टेबल बना लेंगे, ये x, ये y, 1, 2, 3 और ये 4। तो जैसे यहाँ पे मान निकालें सेम ऐसे ही निकाल लें यहाँ पे भी। x बराबर हम रखेंगे 0, x बराबर रखेंगे 0, यहाँ पर y का मान मिल जाएगा। चलिए x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस के 3y जैसा वैसा ही बराबर के 6, तो 0 लिखा है मतलब लिखा है, 0 में से इसको घटाएंगे यही आ जाएगा, माइनस के 3 जाएगा भाग में ऐसे। ठीक है, ये बटे में जाता है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, 7 इधर जाता तब ये चिन्ह बदलता, -3 चला गया इसके 6 के भाग में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो y का मान आ गया माइनस का बच गया और ये 2 बच गया। यानी जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो y का मान मिल जाएगा हमें -2। अब रखते हैं x बराबर 3, x बराबर 3 रखने पर, इसमें x बराबर 3 रखते हैं, माइनस के 3y जैसा वैसे ही बराबर के 6, 3 इधर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 6 में से 3 जाएगा 3, -3 चला जाएगा इसके बटे में, तो 3 से 3 कट जाएगा 1 बार, तो y का मान आ गया -1। यानी जब x का मान जब आप 3 रखोगे तब y का मान मिलेगा -1।
अब ऐसे कुछ और रख लेते हैं। x बराबर, यहाँ पे x के स्थान पर रख लेते हैं हम -3, x बराबर -3 रखने पर, तो यहाँ x ये यहाँ स्थान पर रख लेंगे -3 -3y जैसा है वैसा ही बराबर 6, -3y, -3 इधर से इधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, 6 और 3 हो जाएगा 9, -3 यहाँ से गुणा में चले जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा 9/-3, 3 से 9 काट देंगे 3 बार, तो y बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, माइनस बच गया और 3 बच गया, यानी जब आप x बराबर रखेंगे -3, ठीक है, x बराबर -3 रखेंगे तब y बराबर मिलेगा आपको -3। एक वैल्यू और निकालनी है। अब रख लेते हैं हम x बराबर 6, x बराबर रख लेते हैं 6, -6, x बराबर -6 रखने पर उधर ही रख लेंगे -6 -3y जैसा वैसा ही बराबर 6, -6 इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा +6, 6 और 6 हो जाएगा 12, -3 जाएगा इसके अपॉन में, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो y बराबर आ गया -4। तो जब मैंने x बराबर रखा है -6 तब y का मान आ गया है -4। इस प्रकार से समीकरण 1 की भी टेबल बना ली और समीकरण 2 की भी टेबल बना ली हमने। अब क्या करेंगे, इन जो मान हमने निकाले हैं टेबल में, जो मान हमारे आए हैं, ये वाले जो मान आए ना, इनको हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में रख लेंगे, ग्राफ कॉपी में। तो ग्राफ कॉपी तो है नहीं, इसमें मैं आपको बना के बता देता हूँ किस प्रकार से रखना है। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, तब इनको बताते हैं। तो इसे बोलेंगे हम x अक्ष और इसे बोलेंगे y अक्ष। ये जो लाइन होगी इस प्रकार से, इसको बोलेंगे x अक्ष और इसे बोलेंगे y अक्ष। यहाँ पर लिख देते हैं y अक्ष और इसे बोलेंगे x अक्ष। ये पूरी x अक्ष होगी, ये पूरी y अक्ष। जो x अक्ष होगी, अक्ष जो होगी पूरी, ये इधर से यहाँ से इधर की तरफ होगी प्लस की और यहाँ से इधर की तरफ होगी माइनस की। उसी प्रकार से ये जो y अक्ष होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ प्लस की होगी और यहाँ से नीचे की तरफ होगी माइनस की। ठीक है, तो वो हो गया इसे x, तो ये हो जाएगा x डैश। जैसे इसे बोल दिया y, तो इसे को बोल देंगे y डैश। यानी कि ये हिस्सा जो होगा वो नकारात्मक होगा और ये जो हिस्सा होगा वो होगा धनात्मक। ऐसे ये जो हिस्सा होगा तुम्हारा धनात्मक और ये नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक। ठीक है, नकारात्मक, यानी कि ऋणात्मक कह लो नकारात्मक कह लो एक ही बात है। तो ये पूरी x अक्ष है, इधर से इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस। ऐसे ये y ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो इन बिंदुओं को इसमें रख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे बिंदु मान लेंगे। तो अब आप ये देख लो कि सबसे बड़ी संख्या आपके पास है क्या है। प्लस में x में आपकी 14 है और माइनस में ये -7 तक है, और y में आपकी जो बड़ी संख्या है वो लगभग ये 8 है। तो उस हिसाब से आपको ये खाने बनाने हैं इसमें। जैसे यहाँ बना लेता हूँ 1 2, यानी कि एक आप इतनी दूरी मान लेंगे, 2-3 दूरी पे, जिससे कि सभी नंबर इसमें आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। इस प्रकार से अनंत तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे वहाँ तक जाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि x का जो मान है वो लगभग बड़े से बड़ा मान 14 है यहाँ टेबल में। इधर जाएंगे तो इधर माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4, ये -5 -6 -7 -8। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे y पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस के मान होंगे, +1 +2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस प्रकार से तो सबसे पहले हम रखेंगे 0 और 6 को, यानी कि x का मान 0 y का मान 6। ठीक है, ये एक बिंदु बनाएगा, ये दोनों मिलकर एक बिंदु बनाएंगे। जैसे 0,6 ये एक बिंदु हो गया, दूसरा हो जाएगा -7,5, तीसरा हो जाएगा 7,7
ठीक है, 7,7 और ये चौथा हो जाएगा 14,8। तो यहाँ पे आपके 4 बिंदु बन गए। ठीक है, पहले वाली x होगी, दूसरे वाली होगी y। तो x आपका 0 हो और y 6 हो। ध्यान रखना है जो y अक्ष है इस पे x 0 रहता है और जो x अक्ष है इस पे y 0 होता है। तो x 0 यहाँ पे सब पे रहेगा। ठीक है, पूरी पे कहीं भी आप लिख सकते हैं x 0 ही होगा पूरी लाइन पे। y 6, तो y 6 कहाँ पे, यहाँ पे ये देख लो प्लस का 6, तो यहाँ पे। तो ये जो बिंदु होगा इसको बोलेंगे हम 0,6, यानी कि इस वाले पॉइंट पे x 0 होगा और y होगा 6। दूसरा माइनस के 7,5, यानी कि x -7 और y 5। तो x जो होगा माइनस के 7 वो यहाँ पर है और y 5 है, तो y 5 होगा प्लस का यहाँ पर। तो ये बिंदु तब मैं लेंगे जब इसको इधर बढ़ाऊँ, मैं इसको इधर बढ़ाऊँ। ठीक है, तो इसको यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे और इसको इधर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर काट रहे हैं। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा -7,5, -7,5। ठीक है, यहाँ पर x -7 है और y इस वाले पॉइंट पर प्लस के 5 है। दूसरा 7,7, यानी x भी 7 और y भी 7। तो x का मान जो 7 होगा वो यहाँ पर है और y का मान जो 7 होगा वो यहाँ पर है। तो दोनों तब मिलेंगे जब आप इस 7 से ऊपर जाओ, यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे तब। तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। ये वाला जो बिंदु होगा इसे बोलेंगे हम 7,7, 7,7। अगला बिंदु है 14,8, यानी कि x का मान 14 और y का मान 8। तो x का मान जो 14 होगा वो यहाँ पे और y का जो मान 8 है वो है यहाँ पर। ये भी तब मिलेंगे जब इसको इधर बढ़ाएं और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिंदु आप यहाँ पे मिल गया है जिसका नाम होगा 14,8, यानी इसके निर्देशांक 14,8 होंगे। x का मान यहाँ पे 14 होगा और y का मान होगा यहाँ पे 8। अब क्या करते हैं, जो बिंदु हमने बनाए इन सबको मिला देंगे। यानी कि एक बिंदु तो ये था, एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जगह है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये मार्कर से बनाई गई तो ये कम ज़्यादा है थोड़ी बहुत। लेकिन जब आप ये ग्राफ को भी बनाएंगे तो बिल्कुल ये फिक्स आएंगे। ठीक है, कोई कहीं भी कैसी भी गलती नहीं हो सकती है। जो लाइन खिंचेगी वो बिल्कुल सीधी लाइन खिंचेगी इनसे। तो इनको मिला देंगे, इसको, इसको और इसको। तो इनको मिलाते हुए ये लाइन जाएगी इस प्रकार से कुछ। ठीक है, ये लाइन जाएगी। तो ये जो लाइन होगी ये इस वाले समीकरण की होगी और हमको ये बिंदु रखने हैं। ठीक है, उन बिंदु को मिलाने पर जो लाइन मिलेगी, जो रेखा मिलेगी हमें, वो इस वाले समीकरण की होगी। चलिए फिर अब इसको रख देते हैं, इस टेबल को भी इसमें रख देते हैं। तो पहले इस बिंदु को रखेंगे। ठीक है, 0,-2 को, फिर 3,-1 को, फिर -3,-3 को, फिर रखेंगे -6,-4 को। तो पहले से रखते हैं 0,-2। तो x 0 y -2, तो x 0 y एक पे रहता है। ठीक है, पूरी पे रहेगा ये। -2 आपको देखना है तो -2 होगा आपका यहाँ पर। तो ये बिंदु हो जाएगा 0,-2। x हमेशा पहले लिखा जाएगा और y हमेशा बाद में लिखेंगे हम। अब 3,-1, x 3 और y -1। तो x 3 यहाँ पे होगा और y -1 होगा यहाँ पर। तो इससे यहाँ पे इधर चलना है, इससे चलेंगे इधर। तो लगभग यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा हमें। इसे बोलेंगे 3,-1, यानी कि यहाँ पर x का जो मान होगा वो 3 होगा प्लस का और y का मान होगा -1। तीसरा बिंदु -3,3, यानी x भी -3 y भी -3। तो x -3 यहाँ पे और y -3 है यहाँ पर। इससे इधर चलेंगे यहाँ पर और इससे चलेंगे इधर। ये बिंदु मिल गया यहाँ पर। इस बिंदु को बोलेंगे -3,-3, यानी कि यहाँ पर x का मान -3, y का मान भी -3। अगला बिंदु है -6,-4, x का मान -6, y का मान -4। तो x का मान -6 होगा यहाँ पर और y का मान -4 होगा यहाँ पर। इससे इधर बढ़ेंगे इधर की तरफ, इससे बढ़ेंगे इधर की तरफ।
इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -6, -4। इनको निर्देशांक भी बोलते हैं, ये एक्स निर्देशांक, इसे बोलेंगे वाई निर्देशांक, यानी कि एक्स का मान ये, वाई का मान। तो यहाँ पे जो एक्स का मान है वो -6 होगा और वाई का मान होगा -4 इस वाले बिंदु पे। अब क्या करेंगे, पहले की तरह चारों बिंदुओं को मिला देंगे। इनको मिलाने से एक लाइन बनेगी, यानी कि एक रेखा खींचेगी। इस प्रकार से एक रेखा खींचेगी इनसे। तो ये जो रेखा होगी, ये इस वाले ये जो रेखा होगी इसका समीकरण होगा ये, और ये वाली जो रेखा होगी इसका समीकरण होगा ये। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। तो आपने ये दोनों लिख लिए, एक तो बीजगणित रूप लिख लिया, यानी कि समीकरण बना लिया, इनको बीजगणित रूप बोलेंगे, और ये जो होगा इसे बोलेंगे ग्राफिक रूप। ठीक है, इस प्रकार से आपका सवाल समाप्त हो गया। इससे आगे पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।